हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और ये इस सीरीज का 5th एंड फाइनल पार्ट है। पिछले 4 पार्ट्स में हम लगभग 180 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के क्वेश्चंस को हम आज समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज के पार्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कम होंगे और जो ज्यादा फोकस होगा वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है पावर इज लाइक मनी इज फॉर्मुलेटेड बाय। ये किसका मानना है कि शक्ति जो है वो पैसे की तरह है? ए सी राइट मिल्स, बी पॉल स्वीजी, सी टैलकट पार्सन्स या डी रॉल्फ मिलीबैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टैलकट पार्सन्स। Question 2. In which country all courts including all levels of the state courts have the power of judicial review? ऐसा कौन सा देश है जहां पर हर लेवल पे इंक्लूडिंग द स्टेट कोर्ट्स जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है? ए इंडिया, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। यहाँ पर स्टेट कोर्ट्स के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज वर क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमिटी ऑफ द लोकसभा इन 1993? 1993 में लोकसभा की रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन पर कितनी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज क्रिएट की गई थी? ऑप्शंस है ए 17, बी 18, सी 21 और डी 25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज क्रिएट की गई थी 1993 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में। आप समझते ही होंगे अब तक कि असर्शन क्या होता है और रीजन क्या होता है। तो असर्शन जो है वो ये कि द सीएम कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन हिज और हर ओन। सीएम अपने आप से किसी भी मिनिस्टर को, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस या निष्कासित कर सकता है। और उसका रीजन क्या है, क्या उसका कारण है कि वो ये कर सकता है? क्योंकि सीएम जो है वो हेड है ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, जो असर्शन दी गई है और उसके पीछे का जो रीजन दिया गया है, क्या वो दोनों ही सही हैं या वो दोनों ही गलत हैं, या एक स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत है, या रीजन सही है या असर्शन ही गलत है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। ये असर्शन या स्टेटमेंट that CM can dismiss a minister of state government on his or her own is wrong, but the reason that the chief minister is the head of the state of council of ministers, ये बिल्कुल सही है। देखिए सीएम होता तो हेड ही है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, बट वो अपने आप से मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द गवर्नर who can dismiss a minister of the state government on the advice of the CM। तो सीएम की एडवाइस पे गवर्नर ही है जो एक मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी ए है स्टेटमेंट असर्शन वो गलत हो जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन 5, which one of the following pairs is not correctly matched? इनमें से क्या सही से मैच नहीं है? एक तरफ बताए गए हैं आर्टिकल्स, दूसरी तरफ उनका प्रोविजन। सो फर्स्ट है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ अ गवर्नर, व्हिच अकॉर्डिंग टू दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 158। फिर उसके बाद जो दूसरा कोड है वो है डिसमिसल ऑफ अ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, ये मेंशन है आर्टिकल 156 क्लॉज 2 में। फिर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 171 क्लॉज 5 में। एंड द लास्ट ऑप्शन इज पावर ऑफ द गवर्नर टू रेकमेंड द मनी बिल, मेंशन्ड इन आर्टिकल 207।
तो देखिए सबसे पहले जो है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ अ गवर्नर, ये वाकई में आर्टिकल 158 में मेंशन्ड है, लेकिन बी डिसमिसल ऑफ अ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 156 क्लॉज 2 में मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। 156 आर्टिकल क्लॉज 2 क्या कहता है कि गवर्नर अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, और कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो मेंशन करता हो अबाउट डिसमिसल ऑफ अ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन बी यहाँ गलत है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, आर्टिकल 156 क्लॉज 2। क्वेश्चन 6, which one of the following comes under the jurisdiction of both the High Court and Supreme Court? इनमें से क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की ही jurisdiction में आता है? A. Disputes between the center and the states. B. Disputes between the states inter se, यानी कि states के बीच में disputes. C. Protection of the fundamental rights. और D. Protection against the violation of the Constitution. तो इसका राइट आंसर है C. Protection of the fundamental rights. दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास jurisdiction है for the protection of fundamental rights under Article 32 and Article 226. इन आर्टिकल्स में प्रोविजंस हैं regarding issuing of writs for the protection of the rights of citizens. Question number 7. Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? इसमें हमें ये बताना है कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी स्पेशल पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए, टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। राज्यसभा के पास पावर है स्टेट का नाम बदलने की और स्टेट की एग्जिस्टिंग टेरिटरी को चेंज करने की। ऑप्शन बी है टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जिसके थ्रू पार्लियामेंट के पास ये राइट आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर लॉज बना सके और इसके साथ ही साथ एक या एक से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सके। ऑप्शन सी, टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज और हर रिटायरमेंट। राज्यसभा के पास पावर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर को चेंज करने की और ये डिटरमाइन करने की या निर्धारित करने की कि प्रेसिडेंट की क्या पेंशन होनी चाहिए उनकी रिटायरमेंट के बाद। या ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शनर कमिश्नर्स। उनके पास स्पेशल पावर है इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस को निर्धारित करने की और ये डिसाइड करने की कि इलेक्शन कमिश्नर्स का क्या नंबर होना चाहिए। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। और ये किस आर्टिकल के तहत इनके पास स्पेशल पावर? आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। Next question, the government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? तो सरकार ने इनैक्ट किया था पीसा को, which is the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act. 1996 में इसको इनैक्ट किया था। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस एक्ट को इनैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था? इसमें हमें बताना है कि क्या नहीं था ऑब्जेक्टिव पीसा एक्ट के पीछे। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ऑप्शन बी है टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, ऑप्शन सी है टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज और ऑप्शन डी है टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज। ये बिल्कुल भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इंडिपेंडेंट रीजन्स क्रिएट कर दिए जाएं ट्राइबल एरियाज में। ये बिल्कुल गलत है।
तो हमारा जो सही आंसर है यहाँ वो ऑप्शन सी है। बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करना, ट्राइबल पीपल जो है उनको फ्री करना एक्सप्लॉयटेशन से। क्वेश्चन नंबर 9, which act provided for direct control of Indian affairs by the British government? इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चार्टर एक्ट ऑफ 1858, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, which provided for direct control of Indian affairs by the British government. Question 10. Which one of the following statements correctly describe the fourth schedule of Constitution of India? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से डिफाइन करती है जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शन ए है, इट कंटेन्स द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है कि पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी यूनियन और स्टेट्स के बीच में। ऑप्शन बी है, इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। या डी, इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन को लेके बात करती है। And the correct answer is option D. It allocates seats in the Council of States. Question number 11. Which of the following is incorrect? इसमें हमें बताना है कि क्या false है। एक तरफ authors दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका work दिया गया है, तो हमें find out करना है कि wrong combination कौन सा है। Option A है Frank Hoffman and the work The Rise of Hybrids War. B. John Mueller and their work The Remnants of War. C. Martin Shaw and War and Genocide. And option D. Mary Kaldor and the work The New Wars. तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, मार्टिन शॉ का वॉर एंड जीनोसाइड भी बिल्कुल सही है, बट मैरी कैल्डोर का द न्यू वॉर्स इज इनकरेक्ट। द न्यू वॉर्स जो वर्क है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है हरफ्राइड मंकलर द्वारा। और मैरी कैल्डोर का जो वर्क है उसका नाम है न्यू एंड ओल्ड वॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following declare that state is retreating in the face of superior power of globalization? इनमें से किसका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के जमाने में स्टेट का जो रोल है वो कम हो रहा है, वो रिट्रीट कर रही है? A. मैकलीन एंड मैकमिलन, B. जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, C. केनेथ वॉल्स या D. सुसान स्ट्रेंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुसान स्ट्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप रिलेट्स टू अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज। तो ये जो टर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कौन से ग्रुप से रिलेटेड है? जो कि नीचे मेंशन है, इनमें से किससे रिलेटेड है? G20 से रिलेटेड है, आसियान से रिलेटेड है, SCO से रिलेटेड है या सार्क से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आसियान। RCEP एक्चुअली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है एशियन पैसिफिक कंट्रीज के बीच में, और इसका जो आइडिया है वो आसियान समिट के दौरान ही कंसीव किया गया था। In which of the following South Asian countries did India launch Operation Cactus? इनमें से कौन से साउथ एशियन देश में भारत ने ऑपरेशन कैक्टस को लॉन्च किया था? A. बांग्लादेश, B. नेपाल, C. मालदीव्स या D. श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव्स। ये ऑपरेशन 1988 में लॉन्च किया गया था जब मालदीवियन प्रेसिडेंट ने भारत की मदद मांगी थी, और इसके तहत भारत ने मालदीव्स की मदद भी करी, और ना ही सिर्फ मदद करी बल्कि जो एक कूप का प्रयास किया गया था वहां के प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, वो भी नाकामयाब रहा।
Next question, which one of the following doctrines gave public recognition of the policy of containment in 1947? तो इनमें से कौन सी डॉक्ट्राइन है जो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट से रिलेटेड है, जिसने कंटेनमेंट की पॉलिसी को एक प्रॉपर पब्लिक रिकग्निशन दे दिया 1947 में? पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट था कि कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से रोकना। तो ऑप्शंस है ए ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन, बी एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन, सी ट्रूमन डॉक्ट्राइन या डी प्राइमाकॉफ डॉक्ट्राइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रूमन डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मेंट बाय द टर्म रोग स्टेट्स? रोग स्टेट्स किनको कहा जाता है? ए ऐसी स्टेट्स जो कि यूएसएसआर के साथ थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, बी अग्रेसिव स्टेट्स दैट आर कंसिडर्ड थ्रेटनिंग टू अदर स्टेट्स एंड वर्ल्ड पीस, ऐसी अग्रेसिव स्टेट्स जो कि दूसरी स्टेट्स के लिए खतरा है और वर्ल्ड पीस के लिए भी एक खतरा है, सी कम्युनिस्ट स्टेट्स या डी द फॉर्मर सोवियत स्टेट्स। तो इनमें से किसको रोग स्टेट्स कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्रेसिव स्टेट्स दैट आर कंसिडर्ड थ्रेटनिंग टू अदर स्टेट्स एंड द वर्ल्ड पीस। और सबसे पहले ये टर्म यूज की गई थी यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंथनी लेक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेनी रियलिस्ट्स हाउ इज इंटरनेशनल पीस बेस्ट सिक्योर्ड? तो रियलिस्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पीस सबसे अच्छे तरीके से कैसे सिक्योर की जा सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कौन सा तरीका इज द बेस्ट वे टू सिक्योर इंटरनेशनल पीस। A. Concessions by peaceful states to powerful ones. B. A balance of power between the states. C. Trying to spread democratic values throughout the world. Or D. A worldwide federation of states. तो इसका सिंपल सा राइट आंसर है ऑप्शन बी, by establishing a balance of power between the states. रियलिस्ट का ये मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश करके इंटरनेशनल पीस को सिक्योर किया जा सकता है। Question 18. Between which two countries is the Konkan naval exercise conducted? किन दो देशों के बीच में कोंकण नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है? A. इंडिया एंड बांग्लादेश, B. इंडिया एंड यूके, C. इंडिया एंड चाइना या D. इंडिया एंड श्रीलंका। जॉइंट एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। From objective questions point of view, it is very important. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया एंड यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज? प्लेटो का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कैसा है? ए, ये सिस्टमैटिक भी है और प्रोग्रेसिव भी है। बी, ये सिस्टमैटिक भी है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है। सी, ये प्रोग्रेसिव तो है बट सिस्टमैटिक नहीं है। डी, ना ही ये सिस्टमैटिक है ना ही ये प्रोग्रेसिव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये सिस्टमैटिक भी है ये प्रोग्रेसिव भी है। उन्होंने एजुकेशन का एक प्रॉपर सिस्टम बताया है। उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ एजुकेशन में एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एजुकेशन की स्टेजेस बताई हैं। जैसे जैसे एक पर्सन की एजुकेशन की स्टेज बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसकी प्रोग्रेस होती रहती है। In the considerations on representative governments, J.S. Mill did not elaborate upon. J.S. Mill का जो वर्क है in the considerations on representative governments, उसमें उन्होंने किस चीज पर एम्फसाइज नहीं किया है? A. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज पे, B. पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, C. इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट पे या D. आइडियल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट पे उन्होंने इलैबोरेट नहीं किया है। बाकी तीनों चीजों पे, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज हो या पॉलिटिकल इकोनॉमी हो या आइडियल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, उस पर उन्होंने अपने वर्क पे एम्फसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमें ये बताना है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या नहीं आता है।
A. Inevitable domination by the capitalists, यानी कि कैपिटलिस्ट का domination. B. The relations of production. C. The means of production. और D. None of the above. देखिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कंसिस्ट करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को, लेकिन इसमें इनएविटेबल डोमिनेशन बाय कैपिटलिस्ट नहीं आता है. तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट इनएविटेबल डोमिनेशन बाय कैपिटलिस्ट. सो सही आंसर हुआ ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 22. The cause of sedition is to be found in inequality has been quoted by. ये किसने कहा है कि विरोध का कारण इनइक्वालिटी होती है? ए. एरिस्टोटल ने, बी. प्लेटो ने, सी. मैकियावेली ने या डी. रूसो ने. और इसका सही आंसर है ए. एरिस्टोटल ने. उनका मानना था कि जो रिबेलियन होता है अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, उसका रीजन कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी पाई जाती है वो होता है. Question 23. Which of the following is rejected by Hobbes as foundation of the state? इनमें से किसको हॉब्स स्टेट की फाउंडेशन या आधार नहीं मानते हैं? The view that might is right. Rational self-preservation as the ground for social contract. C. Individualism या D. Concept of authorization. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. The view that might is right. ये कोई फाउंडेशन नहीं होता है स्टेट का कि जो पावरफुल होता है वो कुछ भी कर सके. क्वेश्चन नंबर 24. मिल ट्राइज टू जस्टिफाई इंडिविजुअल लिबर्टी थ्रू. मिल्स ने इंडिविजुअल लिबर्टी को किस ग्राउंड पे जस्टिफाई किया है? ए. शोइंग दैट इट इज सोशली बेनिफिशियल, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. बी. इट इज रिक्वायर्ड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड होती है. सी. शोइंग दैट इट इज कमांडेड बाय गॉड, ये गॉड की कमांड है. या डी. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. शोइंग दैट इट इज सोशली बेनिफिशियल. मिल ने जस्टिफाई किया है इंडिविजुअल लिबर्टी को ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज सोशली बेनिफिशियल, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. Question 25. When was the first public accounts committee set up? पहली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कब सेटअप हुई थी? 1921 में, 1931 में, 1949 में या 1955 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. 1921 में. तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो थी वो फर्स्ट टाइम सेटअप हुई थी 1921 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. Next question. Who or which of the following can abolish a state legislative council? इनमें से कौन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को abolish कर सकता है? A. पार्लियामेंट, B. प्रेसिडेंट, C. गवर्नर या D. स्टेट असेंबली. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया जाता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है, प्रेजेंटली एसएलसी कितने कितने स्टेट्स में है, कौन से स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश हो चुकी है. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में से निकल कर आते हैं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. पार्लियामेंट. पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकती है एज पर द आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और यही नहीं, जो उस कंसर्न स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी फॉर एबॉलिशन ऑफ दिस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसके बाद ही पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकती है after the resolution is passed in the state legislature of the concerned state. Next question. By which constitution amendment the education was brought to the concurrent list from the state list? किस constitution amendment के द्वारा education को
स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया? ऑप्शन ए है 28th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 38th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 42nd अमेंडमेंट या ऑप्शन डी है 48th अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। उसके द्वारा एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लोकपाल बिल was introduced in the parliament in, पहली बार लोकपाल बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में? ए 1971 में, बी 1967 में, सी 1968 में या डी 1972 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1968 में पहली बार लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल who among the following ranks highest in the order of precedence? तो इंडियन प्रोटोकॉल के तहत नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हाईएस्ट रैंक पे कौन आता है, सबसे टॉप पर कौन आता है जो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से? ए डेप्यूटी पीएम, बी फॉर्मर प्रेसिडेंट, सी गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट या डी स्पीकर ऑफ लोकसभा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट। इन दिए गए ऑप्शंस में से उनका रैंक हाईएस्ट होता है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 30, विच फ्रीडम फाइटर वाज आल्सो कॉल्ड आचार्य? इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर को आचार्य बोला जाता था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जेबी कृपलानी, सी अबुल कलाम आजाद या डी एनी बेसेंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, इसलिए उनको आचार्य जेबी कृपलानी भी कहा जाता है। Which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in the several states? इनमें से कौन सा शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है? शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करता है। ए 3rd, बी 5th शेड्यूल, सी 7th या डी 9th शेड्यूल? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। If a panchayat is dissolved, elections are to be held within. अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शंस कितने टाइम के अंदर होनी चाहिए? ए 1 month, बी 3 months, सी 6 months या डी 1 year? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 months। अब दोबारा से एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है जिनके द्वारा ये इन्फोर्स की जा सकती हैं। और उसके पीछे का रीजन क्या है? दैट दे आर सपोज्ड टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिक एंड सेंसिबल सिटीजनशिप। तो रीजन ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव है एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म डेवलप करना लोगों में और एक सेंसिबल सिटीजनशिप क्रिएट करना। तो हमें बताना है क्या ये दोनों सही हैं और क्या जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या दोनों ही गलत हैं या एक सही है और एक गलत है। तो देखिए, सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, ये बिल्कुल सही है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। रीजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव है पेट्रियोटिज्म की भावना को डेवलप करना, सेंसिबल सिटीजनशिप क्रिएट करना। ये स्टेटमेंट तो सही है, बट ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कारण नहीं है कि व्हाई द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल ड्यूटीज के नॉन जस्टिसिएबल होने का रीजन ये है कि वो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, दे आर लाइक द कोड ऑफ कंडक्ट, इसलिए वो नॉन जस्टिसिएबल है। तो इसमें हम कहेंगे क्या कि ए और आर दोनों सही हैं, स्टेटमेंट्स ये दोनों ही सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 34,
Which of the following regard the Supreme Court of India as having a dual personality, a legal institution and a public institution? इनमें से किसका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की एक ड्यूअल पर्सनालिटी है? एक तरफ वो एक लीगल इंस्टीट्यूशन है और दूसरी तरफ वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, एक जनता का इंस्टीट्यूशन है. ए ग्रैनविल ऑस्टिन, बी उपेंद्र बख्शी, सी माधव खोसला एंड आनंद पद्मनाभन या डी एन रॉबिन्सन. और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माधव खोसला एंड आनंद पद्मनाभन. Question number 35. Who proposed the concept of constitutional ombudsman in Parliament in India? Constitutional ombudsman का concept इंडियन पार्लियामेंट में किसने प्रपोज किया सबसे पहले? ए एल एम सिंघवी ने, बी अशोक कुमार सेन ने, सी शांति भूषण ने या डी अरुणा रॉय ने? इसका सही आंसर है ए एल एम सिंघवी. He proposed the concept of constitutional ombudsman in Parliament in India. उन्होंने ये प्रोसेस इनिशिएट की थी 1964 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correctly matched? इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? एक तरफ आर्टिकल्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रोविजंस. ऑप्शन ए इज आर्टिकल 153 relating with the office of governor. Option B is article 156 relating with the term of the governor. Option C is article 154 relating with the executive authority of the governor. And option D is article 155 relating with the removal of governor. तो हमें बताना है कौन सा इसमें से सही से मैच नहीं है. तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए जो है आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये बिल्कुल सही है. आर्टिकल 156 रिलेटिंग विद द टर्म ऑफ गवर्नर, ये भी बिल्कुल सही है. ये आर्टिकल टर्म बताता है गवर्नर की. आर्टिकल 154 भी सही है. It defines the executive authority of the governor. लेकिन आर्टिकल 155 relating with the removal of governor is absolutely incorrect. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो गवर्नर के रिमूवल से रिलेटेड हो. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर. क्वेश्चन नंबर 37. Which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to hamper the exercise of executive power of the Union? ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज करे कि वो सेंटर की जो एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर है उसके लिए किसी प्रकार की कोई बाधा ना क्रिएट करे. सेंटर को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए. इस तरीके से स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज करना चाहिए. कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 257, ऑप्शन बी आर्टिकल 258, ऑप्शन सी आर्टिकल 355 या ऑप्शन डी आर्टिकल 356. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्टिकल 257. क्वेश्चन नंबर 38. टॉबर डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू. टॉबर डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है? ए स्टेट के रिकॉग्निशन से, बी गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन से, सी इंसर्जेंट्स के रिकॉग्निशन से या डी इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द रिकॉग्निशन ऑफ अ गवर्नमेंट. टॉबर डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ अ गवर्नमेंट. इस डॉक्ट्राइन का मानना है कि एक गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन तभी मिलनी चाहिए अगर वो पावर में थ्रू डेमोक्रेटिक मींस आए. और ये डॉक्ट्राइन इक्वाडोर के जो फॉरेन रिलेशंस मिनिस्टर थे कार्लोस टॉबर उनके द्वारा दी गई है. क्वेश्चन नंबर 39. Put the following presidents of India since 1989 in their chronological order. इसमें हमें प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. तो जो ऑप्शंस हैं वो है के आर नारायणन, आर वेंकटरमन, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा. तो देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया पर भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अब तक जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं
उनका टेन्योर भी साथ साथ बताया है। वो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे वो थे श्री आर वेंकटरमन। वो भारत के प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1987 टू 1992। फॉलोड बाय शंकर दयाल शर्मा जो कि 1992 से लेकर 1997 तक प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बने के.आर. नारायणन, फॉलोड बाय एपीजे अब्दुल कलाम एंड फर्दर फॉलोड बाय प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर वेंकटरमन फॉलोड बाय शंकर दयाल शर्मा, फर्दर फॉलोड बाय के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम and succeeded by Pratibha Patil. The last question for today's video. Which of the following thought that you can judge that society has the fairest government by looking at the well-being of the worst of members of the society? इनमें से किसका मानना है कि आप एक सोसाइटी को जज कर सकते हो ये देखकर कि उस सोसाइटी में जो सबसे वर्स्ट ऑफ लोग हैं यानी कि जो सबसे वहां का पिछड़ा वर्ग है उसका वेलबींग कैसा है? तो आप एक सोसाइटी के पिछड़े वर्ग का वेलबींग देखकर ये पता लगा सकते हो कि उस सोसाइटी की गवर्नमेंट कितनी फेयर है। साथ ही साथ द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सो फॉर्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास, द बेटर द ओवरऑल सोसाइटी। लोएस्ट क्लास के पास यानी कि जो लोएस्ट क्लास है उसके पास जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी, जितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, जितना हाई उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतनी ही बेटर एक सोसाइटी होगी। ये किसका मानना है? ए कैंट, बी लॉक, सी नोजिक या डी रॉल्स? इसका आंसर है बी जॉन रॉल्स। तो ये थी हमारी एमसीक्यू सीरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उम्मीद है आपको सभी पार्ट्स के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।